नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाई चार्ट, ग्राफ और सारणी यानी 3 टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ निम्न सारणी 7 कॉलेज के छात्रों की संख्या दर्शाती है जो पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। सारणी का अवलोकन करें तथा प्रश्न संख्या 239 से 243 के उत्तर देना है। दोस्तों इस टाइप के जब सवाल पूछेंगे ना तो आपको एक तालिका इस तरीके की बना देंगे और इसी से संबंधित प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर देखिए 239 नंबर में पूछा गया है क्रियाकलाप थर्ड से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी, यानी मीडियन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्रियाकलाप थर्ड नंबर पे देखेंगे। यहाँ ये जो नंबर लिखे हुए ना, इन्हीं का मीडियन यानी माध्यिका पूछा गया है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए दिए गए नंबर को या तो आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, यानी पहले छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 65 है। इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 75 आएगा। इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 75 से बड़ा नंबर 130 है। इस तरीके से आपको पहले लिखना पड़ेगा। इससे बड़ा नंबर देखेंगे तो 153 है, 153 है। इससे बड़ा नंबर और देखेंगे तो 220 नंबर है, 220 है। इसके बाद इससे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है? 420 है। और इससे भी बड़ा नंबर देखेंगे तो लास्ट में आपका 540 हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इनको काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हैं। अगर विषम नंबर होते हैं ना तो बहुत आसान होता है, जितने टर्म हो उसी में एक जोड़ के और 2 से भाग करके निकाल लेते हैं पद का मान। देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6 7 है ना, यानी अब हम क्या करेंगे? 7 में से 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना, बटे कितना 2। 7 और 1 8, 8 बटे 2 यानी चौथा, यानी चौथा पद देखना है। चौथा पद कौन सा है? आपका माध्यिका निकल आएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथे नंबर में कितना लिखा हुआ है? 153। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 153। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं और इसी में देखिए क्वेश्चन फिर पूछा गया, इसी टाइप का ये भी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉलेज के छात्रों की संख्या दर्शाती है और यहाँ पर पूछा गया वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या पाठ्येतर क्रियाकलापों में हिस्सा लेती है। अब यहाँ पर देखो सबसे कम संख्या वाला पूछा गया है। तो सबसे कम देखो यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना, ए के हैं 200, 100, 65, 317, इस तरीके से बी का 300, 200, 130 और यहाँ पर सी का 500। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम अगर आप देखेंगे ना, ध्यान से देखिए यहाँ पर डी वाला जो लिखा है ना, डी कॉलेज में संख्या कम है, पहले 100 है, फिर इसमें 100, 75, 105। बाकी ओवरऑल देखेंगे ना सबसे कम इसी में है। ज्यादा अगर दिक्कत हो सबको जोड़ के चेक कर लीजिए। अगर आप तेजी से ऐसे देखेंगे ना नजर से तो आपको लगेगा यहीं पर सबसे कम है, तो इसी को टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 241। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्न सारणी। चलिए वो सारणी वही है, बार बार वही सारणी एक ही बनी बनी होगी, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। सीधे हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड तथा फर्स्ट में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। अब देखो सेकंड में पहले कितने छात्र हैं? ये वाले हैं ना, ये सेकंड हो गया, ये वाला कितने छात्र हैं। और फर्स्ट में छात्रों की कुल संख्या, फर्स्ट ऊपर वाला हो गया। तो अनुपात पूछा गया है ना, तो सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इनको जोड़ लेते हैं। 100 200 ये कितना है? 100 200 300, 3 2 5 6 7 8 9। इधर सेकंड वाले में हमारा कितना आया? 900 आया हुआ है। फर्स्ट वाले में जोड़ लीजिए 200 300 500, 500 1000, 1100, 11 4 1500, 1500 3 1505 2000। कितना आया? 2000 आया। मतलब सेकंड वाले का आया 900 टोटल और फर्स्ट वाले का 2000। रेशियो पूछा गया, 0 से 0 2 काट देंगे, यानी 9:20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ? बी नंबर। तो दोस्तों आपने देख लिया ना, इस टाइप के जो सवाल तालिका से रिलेटेड आते हैं, आप अगर तालिका समझ लेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 242 नंबर में लिखा हुआ है क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या के परिसर और क्रियाकलाप थर्ड में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर कितना है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें पूछ लिया गया है। पहले तो पूछा गया है क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या का परिसर क्या होगा, यानी रेंज पूछा गया है। और क्रियाकलाप थर्ड में औसत संख्या, यानी आपको पहले क्रियाकलाप थर्ड में एवरेज निकालना है और क्रियाकलाप फोर्थ में परिसर निकालना है। परिसर यानी रेंज, रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले फोर्थ वाले में देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 438 है। कितनी है? 438 है। माइनस मिनिमम वैल्यू 105 है, इसको माइनस कर लेंगे।
तो कितना आएगा, माइनस कर लेंगे तो 8 में 5 गया 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 333 आ गया ना। चलो हमने परिसर निकाल लिया है। अब हमें निकालना है एवरेज, औसत संख्या निकालना है ना क्लास थर्ड में। एवरेज तो सिंपल है कि सभी नंबरों का योगफल बटे कुल नंबर, तो सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा तो जोड़ के देखते हैं। 3 और यहाँ पर आएगा 5, 3 8, 8 5 13, कितना आया 8 5 13, 8 5 13 आया ना। ठीक है, चलो 5 2 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 6 29, 29 और 1 30, यानी 3 हासिल के हो गए। और यहाँ पर 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16, ये हमारा 1603 आया है। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, फिर आएगा 7 दूनी 14, 7 नहीं है 63। ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एवरेज भी निकाल लिया है, औसत निकाल लिया, इन्हीं का अंतर पूछा गया। आप घटा देंगे, 13 में 9 घटाएंगे तो 4, देखिए 4 वाला आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अब घटाइएगा तो 104 ही आएगा, यहीं से हम पता कर लेंगे, क्योंकि देखियो 13 में 9 घटेगा 4 ही तो आएगा ना। इकाई अंक देख लिया, पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्रियाकलाप सेकंड में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो सबसे पहले क्रियाकलाप सेकंड में छात्रों की संख्या निकाल लीजिए, कितनी है सेकंड में, कितनी थी 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, यानी 900 था। 900 हमारा किस में था, सेकंड में था। 900 हमारा किस में था, सेकंड में था। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले में कितने हैं, तो देखिए फोर्थ वाले में तो जोड़ना पड़ेगा है ना, तो चलो जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। 5 5 10, 10 18, 18 5 23, 23 7 कितना होता है, 23 7 30 होता है। ठीक है ना, 3 2 5, 8 5 13, 13 8 21, 21 3 24, 24 5 29, 29 और 1, 29 और 1 क्या होता है, 30 होता है। 3 1 4 2 6, 3 9 1 10, 4 14, 15 3 18, यानी ये हमारा इतना आया। फोर्थ वाले में 1800 आया हुआ है। अब पूछा गया है छात्रों में संख्या क्रियाकलाप फोर्थ में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत पूछा गया है। अब देखो प्रतिशत वाला कैसे निकालेंगे, अब इसमें तो कंफ्यूजन ये होता है कि बटे में कौन रहेगा। तो देखो सबसे पहले लिखा है ना सेकंड में छात्रों की संख्या का, अब फोर्थ में पूछा गया तो फोर्थ वाला नीचे रहेगा। परसेंटेज निकालना है तो पहले लिखेंगे किसका, सेकंड वाले का, अब फोर्थ वाला नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, अब परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 50% आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से उम्मीद है समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमने बताया था तालिका के लिए परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो दूसरा तालिका देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सारणी को ध्यान से पढ़िए। 223 नंबर से लेकर 226 नंबर के उत्तर देना है। किसी बस्ती की 1988 से लेकर 1992 तक की जनसंख्या का एक तरीके से टेबल बना हुआ है। अब प्रश्न पूछा गया 223 नंबर में 1988 में बच्चों की संख्या कितनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें पहुंचना है 1988 वाला, और 1988 में जब पहुंच जाएंगे तो बच्चों की संख्या निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, 1988 तो हमारा ये वाला है, बच्चों की संख्या गैप कर दिया है, टोटल हमको पता है, पुरुष और महिलाओं की संख्या जोड़ के अगर टोटल में घटा दें तो निकल आएगा बच्चों की संख्या। अब देखिए पूरा मत जोड़िएगा, जोड़ेंगे पूरा तो काफी टाइम फिल होगा, तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या। अगर आप पूरा बेसिक से लगाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए जोड़ने घटाने वाले को ट्रिक से कैसे लगाते हैं, यहाँ पर देखो लास्ट में 47 तो है ही, जोड़ेंगे टोटल। अब इसमें देखो 2 अंक ले लेंगे कम से कम। अब यहाँ पर देखो लास्ट के 2 अंक हमने लिया है ना, तो इनको भी लास्ट के 2 अंकों को जोड़ लेते हैं। 87 और 4 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 91 आएगा, कितना आएगा 91। अब घटा लीजिए, 7 में 1 गया 6, यहाँ तो कोई नंबर रहा होगा इसके पहले, और 14 में 9 घटाएंगे तो 5, यानी लास्ट में 5 6 56 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 56, तो ऑप्शन नंबर डी पे है, इसी को टिक कर देंगे। या तो फिर आपके पास समय हो तो आप जोड़िए, तब भी आंसर यही आएगा। तो हम लास्ट के 1 2 डिजिट से पता कर लेंगे ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। तो ऐसे ही लगाया जाता है जल्दी से। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो पूछा गया है 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है। अब देखो 1989 हमारा ये है। अब यहाँ पर दिया हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में इतनी बढ़ गई है, तो पिछले वर्ष की तो हमें पता ही है कितना है, 1,46,947 है, उसी में हम 11,630 जोड़ देंगे। बढ़ गई ना, तो उसको जोड़ दीजिए, आपका सीधे आंसर निकल आएगा। तो देखो लास्ट के जोड़ो 7 आएगा, यहाँ पर 4 3 7, यानी लास्ट में 7 7 आना चाहिए। तो आप कहेंगे लास्ट में 7 7, तो ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है, इसी को टिक कर देंगे, बस हो गया पूरा। देखिए इसमें जोड़ घटाने वाले में ऐसे ही आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 225 नंबर। पूछा गया है 1989 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर बच्चों की संख्या पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले 1989 में पहुंच गए। अब यहाँ पर हमें कुल योग तो नहीं पता है, ठीक है ना,
तो 1989 में पहले कुल योग निकाल लेते हैं कितना। अभी इसके पहले निकाला था हमने जस्ट, अब जब आप पेपर में करेंगे सवाल तो पता था। अब ये कुल योग कैसे निकाला था, इन दोनों का भी हमने जोड़ा था ना, अब ये पूरा जोड़ना पड़ेगा। चलो इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो एक सेकेंड। पहले 1989 में टोटल हमें मालूम हो जाए, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 7 4 3 7। इस तरीके से आप जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 15 कितना आएगा, जोड़ लो। यहाँ पर पहले 7 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 7 हो गया ना, 4 3 7, फिर आएगा कितना 9 1 कितना 9 6 15, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाएगा 8 और फिर 15, ये आ गया, कितना आ गया 1,58,570 आ गया, सही है ना। देख लो 1,58,570 हमने निकाल लिया टोटल। अब प्रश्न में क्या पूछा गया था, 1989 में पूछा गया था बच्चों की संख्या बताइए। अब देखो ये हमें टोटल पता है, याद रखिएगा। तो अब हमने क्या बताया, ट्रिक क्या होता है, लास्ट के 2 अंक तो टोटल लेंगे ही, बच्चों की संख्या पूछा गया है, इसका मतलब पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या जोड़ोगे फिर घटाओगे। तो इसके देखो लास्ट के 2 अंकों को जोड़ना है, यानी यहाँ पर 91 16, 91 16 जोड़ लो, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ा है। तो 6 1 7 आएगा और 9 1 10, यानी 07 आएगा। अब इसी में से 07 ऐसे घटाओगे तो 7 में 7 गया 0, यानी यहाँ पर 7, यानी लास्ट में 70 आना चाहिए। तो 70 देखिए कहाँ पे आ रहा है, अब देखिए 70 2 ऑप्शनों में आ रहा है, किसमें आ रहा है, 2 ऑप्शनों में। ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, अब इनमें देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। अच्छा ये सोचो 1,00,000 ये 58,557 है, यानी हम मान लेते हैं 1,60,000 के आसपास है, मान लेते हैं लगभग में, थोड़ा सा अप्रॉक्स है। चलो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये 70,000 है, ये मान लेते हैं 60,000 है, 70 60 होता है कितना, 1,30,000। 1,60,000 में 1,30,000 घटाओगे तो 30,000 के लगभग कम ही आएगा। तो 30,000 के आसपास कौन कम है, ये वाला, ये तो 15 हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसे बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। वैसे कभी कभी ऑप्शन नहीं मैच कर जाता, नहीं मैच करता तो आप इस तरीके से लॉजिकल सोच लेंगे। पूरा देखिए कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर आपका टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है ना। चलो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल देखिए 226 नंबर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है 1991 में महिलाओं की संख्याएं कितनी होगी, महिलाओं की संख्या में बताना है। देखो सबसे पहले 1991 में पूछा गया है, यहाँ पे 1991 है, तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल हमारा कितना होगा, टोटल, ठीक है ना। तो टोटल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसके पहले टोटल इतना था, इसमें इतना कम हो गया, तो हम ऐसा करते हैं इसको पहले माइनस कर लेते हैं, तो ये हमें टोटल पता चल जाएगा। तो घटा लीजिए, 12 में 7 गया, कितना आएगा 5 आएगा। इस तरीके से घटा लेंगे ना, फिर कितना आएगा, फिर 8 आएगा, 12 में 7 गया ना 5, फिर 8 आ जाएगा। इसके बाद घटा लीजिएगा, फिर 5 आएगा और फिर कितना आएगा 8, फिर 4, फिर 1, इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ये हमारा आ गया 1,48,585 आ गया, ठीक है ना। तो ये टोटल जनसंख्या हमने पता कर लिया 1991 में कितनी है, 1,48,585, ये टोटल हमें पता चल गया। अब महिलाओं की संख्या पूछा गया है ना, तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे और टोटल में घटाओगे, वही कॉन्सेप्ट लास्ट डिजिट वाला। 60 और 95 जोड़ लो, पहले कितना आ रहा है 60 और 95, यहाँ पर 5 आएगा, 9 6 कितना होता है 15, यानी 55। इसी में 55 दोस्तों घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपको ट्रिक्स लगाना है, 5 में 5 गया 0, 8 में 5 गया 3, यानी देखा ना लास्ट में कितना आ रहा है 30 आना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट से हम पकड़ लेते हैं सवाल का आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, ए नंबर। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 36 36 40 है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खेल कूद एवं कला और शिल्प के खर्च का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर खेल कूद का बना हुआ है, एक इस तरीके से बना देगा सर्कल टाइप का, और इसमें से हर अलग अलग सेक्शन में बांट देगा। यानी खेल कूद का हमारा इतना है, पुस्तकालय कितना है, विविध विज्ञान कला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना खेल कूद एवं कला और शिल्प। तो सबसे पहले हम खेल कूद का देख लेते हैं, 120 डिग्री लिखा हुआ है ना, खेल कूद का 120 डिग्री है, ऐसे लिख लेंगे, अनुपात पूछा गया है ना। और कला और शिल्प का लिखा हुआ है 90 डिग्री। अब देखो इसी का अनुपात निकाल लेना, 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12 और काटेंगे 3 त्रिको 9, यानी ये हमारा आ गया 4:3। देख रहे हैं ना कितने सिंपल है। आपको देखने में लगेगा कि ग्राफ बना हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट तो ग्राफ देख के घबरा जाते हैं, बट ये सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आप समझ लीजिए अच्छे से, तो फिर आपका मैथ में सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया, सिंपल है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो वही चार्ट, एक ही चार्ट बना होगा, उसी से 5 सवाल हमारे बनते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा हुआ किन शीर्षों के खर्च की राशि समान है, यानी पूछा गया है। अब देखो ऑप्शन में देखिए पुस्तकालय और विज्ञान, पुस्तकालय 60% है, 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है, और विज्ञान कितना है, विज्ञान 60 डिग्री। देखो दोनों सेम है, देख सेम है ना। तो प्रश्न में पूछा था कि किसकी खर्च की राशि समान होगी, तो इसी के समान है, 60 60 डिग्री है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया।
बाकी और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। खेल कूद और विज्ञान का चेक करोगे तो खेल कूद 120 है और विज्ञान हमारा कितना है 60। ये देखो सेम है नहीं, ये भी सेम नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहां पर देखिए पूछा गया है किस शीर्ष पर 25% निधियों का खर्च किया गया है। अब देखो 25% पूछा गया है ना, तो देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर जो टोटल हमारा होता है ना, टोटल ये जो मान लेते हैं जो एंगल इस तरीके का बनाया जाता है टोटल, वो कितना होता है 360 होता है, सभी को पता है, ठीक है ना, 360 होता है। इस तरीके से आप समझ लो ये टोटल कितना होता है 360, यानी ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, ठीक है ना। तो 90 90 के 4 सेक्शन में बांट दो तो आपका 360 होगा ना। इसका मतलब ये भी 25 रहेगा, ये भी 25% रहेगा, ये भी 25%, ये भी 25%, तभी तो टोटल आपका 100% होगा। यानी कंप्लीट परसेंटेज में बोलेंगे तो 100%, एंगल में बोलेंगे तो 360 डिग्री। तो सीधी सी बात है 25% का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, कला और शिल्प, यानी यही हमारा 25% हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो इसमें पूछा गया है 25% यदि खर्च किसमें किया गया है, तो कला और शिल्प, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहां पर देखिए पूछा गया है किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है। अब देखो किसका अधिकतम है खर्च हमें बताना है। तो देखो साफ साफ यहां पर दिख रहा है ना कि 120 डिग्री है ना, सबसे ज्यादा इसी पे दिखाया जा रहा है। तो 120 डिग्री कहाँ पे, खेल कूद पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, मतलब कह नहीं रहा कि बहुत आसान होते हैं, इसके बाद और जो लेवल के बनेंगे ना उनको भी कराएंगे। आज पहला दिन है ना, तो इसलिए शुरुआत कर रहे हैं आपकी धीरे धीरे सिंपल प्रश्नों से। यहां पर देखिए लिखा हुआ निम्न पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछा गया है कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया है। अब देखो पुस्तकालय पर पूछा गया है कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, तो देखो पुस्तकालय में कितना है। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है पुस्तकालय कुल खर्च का। अब देखो कुल खर्च तो हमारा 360 डिग्री है, टोटल हमारा कितना है 360 डिग्री है। अब पूछा गया है ना कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर, तो पुस्तकालय पर जब निकाला जाएगा तो पहले पुस्तकालय का परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज कह रहे हैं सॉरी, एंगल है वो समझ लीजिए 60 डिग्री, ठीक है ना, परसेंटेज तो पूछा गया है। तो पहले पुस्तकालय के लिख देंगे कितना भाग है, यानी 60 डिग्री था। टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो जीरो काटेंगे, 6 से 6 6 36 होता है। अब इसका इसमें भाग कर लेंगे तो आपका निकल आएगा। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 16 1696, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 6 का भाग 100 में देंगे, 6 कम 6 पीछे 36, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 16.6, यानी 100/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16.6% हो गया राइट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके से आपका एक पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पाई चार्ट लेते हैं अगला। चलो यहाँ पर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल को अच्छे समझ लेते हैं, दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न प्रयोजनों में उत्पादन लागत की प्रतिशतता एक फर्म के उत्पादन की कुल लागत दिया हुआ है इसमें 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। और इस तरीके से ए, यहाँ बी और सी और डी बना हुआ है। तो ये तो अभी हम समझ लेंगे ए बी सी डी क्या है। ए लिखा हुआ है कच्चे माल की लागत है, बी हमारा पैकिंग सामग्री की लागत है, और सी हमारा श्रम की लागत है, डी हमारा अनुरक्षण लागत है। चलो इन्होंने बता रखा है कौन किसके बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल लागत कितनी है। तो देखो पहले पैकिंग सामग्री की हम बात कर लेते हैं। तो पैकिंग सामग्री आपका कौन सा बी नंबर है, यानी ये वाला लेना है, पैकिंग सामग्री हो गया। और कच्चे माल यानी ए नंबर, ठीक है ना। इन दोनों 40 और 25 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 65%। कितना हो गया 65% कुल लागत हो गया ना। अब यहाँ पर पूछा है ना कि कुल मिलाकर लागत कितनी। देखिए टोटल तो हमारा 2.5 लाख है, 2.5 लाख में इसका निकाल लें इन दोनों का, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल का, कच्चे माल दोनों को पूछा गया है ना। तो टोटल हमारे पास कितना था 2.5 लाख था, 2.5 लाख का हम निकाल लेते हैं 65%। 65% इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है ना। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 5 25 और अब 5 6 30 और 2 32 और 2 से भाग कर लेंगे तो आपका आंसर निकाल आएगा। 2 से भाग कर लीजिए कितना आएगा, 2 1 कम 2 और 1 आएगा, 2 2 6 का 12 और फिर 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 162.5 कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर निकल आएगा। तो पहले इनका परसेंटेज निकाल लेंगे, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल कितना है। अब पूछा है ना पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल मिलाकर लागत कितनी, तो टोटल हमारे पास तो 2.5 लाख है ना, सब मिला के था ये क्या सबका मिला के था 2.5 लाख, और जितने का पूछा है उतना परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ यदि कुल अनुरक्षण लागत
12.5 लाख से बढ़कर 50 लाख हो जाती है तो अनुरक्षण लागत में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर इस चार्ट से कोई लेना देना ही नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अनुरक्षण लागत जो है 12.5 लाख से 50 लाख हो गई। अच्छा ये बताइए 12.5 लाख रुपए पहले थे मान लो, अब ये कितना हो गया 50 लाख हो गया। 12.5 से 50 हो गया, कितना बढ़ा तो आप कहेंगे कितना बढ़ गया, 50 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटा लीजिए तो कितना आएगा 12.5 है ना, तो ये आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा 37.5, देख लो इतना ही तो बढ़ा है ना, तभी तो हमारा आ रहा है। तो चलो ये 37.5 हो गया, ठीक है। तो 37.5 जो बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। और कितने से बढ़ा है वो हमेशा बेस में यानी टोटल में रखा जाता है नीचे, ये भी याद रखिएगा। जब भी इस टाइप के सवाल हो ना कि इतने से इतना बढ़ गया, साफ साफ बोला है ना 12.5 लाख से 50 लाख हो गया, तो 12.5 से 50 लाख हुआ, कितना बढ़ाया 37.5 लाख बढ़ा। तो जितना बढ़ा उसको ऊपर लिखेंगे और जहां से बढ़ता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसको बेस में रखेंगे और परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव दशमलव काट देंगे, 5 दूनी 10, 55 25, या ऐसे काट लो 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, और काट लो 5 सत्ते 35 और 2 आएगा 55 25, 4 गुणे 75 यानी 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300%। 300% देखो कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 18 देखते हैं, लिखा हुआ है यदि 3 वर्षों में उत्पादन लागत दुगुनी हो जाती है तो तदनुरूपी अनुरक्षण लागत कितने रुपए होगी। देखो जब उत्पादन लागत अगर दुगनी हो रही है तो ये भी लागत होगी, अनुरक्षण लागत भी दुगनी हो जाएगी। तो पहले ये तो निकाल लो कि अनुरक्षण लागत है कितनी, टोटल लागत हमें पता है 2.5 लाख है, टोटल हमें पता है ना 2.5 लाख है, टोटल हमें पता है 2.5 लाख है। अनुरक्षण लागत यानी डी वाला है 5% है, तो पहले इसका निकालो 250 का, ये 5% यानी 250 लाख में से अनुरक्षण लागत कितने लाख रुपया है, 5% है ना इसका, इसमें तो 5% निकाल लो, तो 0 से 0 कट गया और 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। चलो ये हमारा आ गया 25/2 लाख, यानी ये हमको पता चल गया कि 25/2 लाख इसका क्या है, इसका अनुरक्षण लागत है टोटल में से। अब पूछा गया इसका भी दुगुना कर देंगे, तो इसका दुगुना कर दीजिए, तो दुगुना का मतलब क्या 25/2 है ना, इसका दुगुना करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 25 लाख हो गया। कितना हो गया 25 लाख, देखो सिंपल सवाल था। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ऐसे आपको लगा देना है, सिंपल सवाल होते हैं, बस आप समझ लेंगे तो फिर आपको अच्छे से लग जाएगा। हालांकि कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। यदि उत्पादन वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है तो लागत वृद्धि की प्रतिशतता बताइए। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया ना, उत्पादन जो है वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है। वर्तमान लागत तो इस समय 2.5 लाख है, इसका 5 गुना बढ़ जाता है। अच्छा बताओ 250 लाख है, अब इसका 5 गुना कितना होता है, यानी 250 का 5 गुना कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 0 0 55 25, 5 दूनी 10 2 12। अब ये देखो 250 लाख से 1250 लाख रुपए हो गया, तो बोला कितनी वृद्धि हो गई, तो वही चीज है देखो 250 रुपया मान लो हमारे पास है, 1250 हो गया, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 1000 बढ़ा, यानी 1000 लाख क्या हुआ बढ़ गया, इसमें से इसको घटा लेंगे ना। अब देखो इतना यहां से ऐसे बढ़ रहा है ना, पहले कम होगा बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखते हैं, जब परसेंटेज निकालना होता है जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे। कहां से बढ़ा है 250 लाख, पहले 250 लाख था ना इनिशियल स्टार्टिंग में, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 25 चौको 100, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 400%। कितना आ गया 400%। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला देखते हैं, 20 नंबर लिखा हुआ है यदि पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ जाती है तो नई पैकिंग सामग्री की लागत कितनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग सामग्री है कितनी हमारी, इसकी लागत है ना, तो पैकिंग सामग्री यानी 25% है, तो टोटल जो 250 लाख है ना इसका पहले हम 25% निकालेंगे, 25% निकाल लेते हैं, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी और सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हमारा आ गया 125/2। 125/2 लाख जो है ये हमारा क्या है, ये पैकिंग सामग्री की लागत है। अब बोला है ना कि 2% बढ़ जाती है, यानी जो 125/2 आया है ना इसी में से 2% बढ़ाना है, तो 2% मतलब 102/100 कर देंगे, बस इतना आपको सॉल्व कर लेना है। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5, और यहाँ पर कितना आएगा 55 25, 4 से भाग कर दीजिए आपका आंसर निकल आएगा, 4 छंग 24, एक आएगा 15, 4 त्रिका 12, यानी 63 पॉइंट में कुछ आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाए।
चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से 24 के बीच में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा गया है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी देश में विभिन्न खेलों पर एक वर्ष का खर्चा। अब देखो यहाँ पर खर्चा दिया हुआ है, इस तरीके से चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हॉकी का दिया हुआ है 15%, फुटबॉल का दिया हुआ है 15%, अन्य का 10%, टेनिस का 10%, गोल्फ का 12.5%, बास्केटबॉल का 12.5% और क्रिकेट का हमारा दिया हुआ है 25%। अब देखो यहाँ पर इसी चार्ट को देखकर आपको प्रश्नों के आंसर देना है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि वर्ष में खेलों पर 1,50,00,000 की राशि खर्च की गई तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई। अब देखो यहाँ पर टोटल खर्च दिया हुआ है 1,50,00,000, ठीक है ना। और यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई, आप ऑप्शन और देख लीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 60 लाख, 50 लाख, 37 लाख, 50,000 और 75 लाख, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो कैसे आपको लगाना है। देखो टोटल हमारा दिया हुआ है ना 1,50,00,000, ठीक है ना। 50 और कितने जीरो हैं, जीरो गिन लेते हैं। यहाँ पर आपके कितने जीरो हैं, आगे 5 जीरो है ना। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना लिया। 1,85,00,000 है, देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, बिल्कुल सही है। 1,50,00,000 हमने लिख लिया। अब पूछा गया क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई, तो आप कहेंगे क्रिकेट में तो 25% खर्च किया गया है, हॉकी में किया गया है 15%। तो कहेंगे दोनों को जोड़ लीजिए, तो 25 15 कितना होता है, 40% होता है। इसी का 40% निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। जीरो से जीरो हमने ऐसे काट दिया। अब देखो 15 चौको 60 होता है, तो ऑप्शन में देख लो 60 ए वाले में ही लिखा था और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं था। तो बस आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सही जवाब है। इस तरीके से आपका आंसर देना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी उसी तरह का खेल खर्चा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है, यदि वर्ष में खेलों पर कुल 1,20,000 की राशि खर्च की गई, ठीक है ना। करोड़ में देख लेते हैं एक बार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,20,00,000 रुपए की राशि खर्च की गई तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई। अब देखो यहाँ पर बास्केटबॉल पूछा गया है, ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपको पहले बास्केटबॉल में निकालना है तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बास्केटबॉल का परसेंटेज कहाँ है, 12.5% है। अब देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए सभी को, 1/8 होती है, ठीक है ना। आप अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये चीज डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1/8 होती है। अब देखो इसमें अगर 8 से भाग देंगे, ठीक है ना, इससे अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 और 4 आएगा ना, 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, 8 पंचे 40, यानी 15 आना चाहिए। तो देखो आपने देखा ऑप्शन नंबर डी। देखो पूरा आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बस आप यहीं से आंसर पता कर लेंगे और आपका सवाल लग जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 23 नंबर है। चलो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, चार्ट आपको दिख ही रहा है। पूछा गया फुटबॉल के लिए खर्च की गई कुल राशि एवं हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि का अनुपात पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया, फुटबॉल और हॉकी। तो आप कहेंगे फुटबॉल हॉकी तो दिख रहा होगा आपको, फुटबॉल का आपको 15% दिख रहा है, हॉकी का 15, दोनों सेम है तो रेशियो भी हमारा सेम ही आएगा, यानी 1:1 हो गया। अब देखिए कितना सिंपल सवाल है। ऐसे सवालों को आप ग्राफ देख के मत घबराइए, आप समझ गए, आप तुरंत सीधे आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में सभी को आ भी रहा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर बढ़िया सवाल है, पूछा गया टेनिस के लिए मध्य कोण कितने अंश का है। अब देखो यहाँ पर टेनिस के लिए पूछा गया है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने कहा ये टोटल एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री होता है। इसी को अगर परसेंटेज में कहें तो कहेंगे 100% होता है कंप्लीट एंगल, यानी देखो टोटल यानी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री तो होता ही है। परसेंटेज में अपने आप में कंप्लीट वैल्यू कितने को बोलते हैं, 100% बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जब 100% होता है तो हम कहते हैं पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम रिलेट कर लेते हैं, यानी कह सकते हैं 100% को हम डिग्री में लिखेंगे तो 360 डिग्री के बराबर लिखेंगे, सीधी सी बात है। अब पूछा क्या गया है टेनिस के लिए, तो आप कहेंगे टेनिस में तो 10% है, तो 10% की वैल्यू निकालना है। आप कहेंगे जीरो जीरो काट लो, यानी 10% की सीधे वैल्यू 36 डिग्री आ रही है, तो इसका भी आंसर 36 डिग्री आ ही जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके से इसी को सिंप्लीफाई किया तो 10 की वैल्यू आ गई, और ये निकालना था 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। ऑप्शन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था, समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं।
अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक हमारा रेखा चित्र यानी ग्राफ टाइप का सवाल है। अब ये दूसरा सवाल हमारा स्टार्ट हो जाता है, पाई चार्ट खत्म हो गया है। अब देखो, इसको भी अच्छे से समझ के सवाल का जवाब देना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, दिए गए वर्षों के लिए कपड़ों का किया गया व्यय दिया हुआ। व्यय का मतलब होता है खर्च, और जीरो जीरो का मतलब ये होता है, जिसे 1000 लिखते हैं ना, 1000 रुपए मान लो लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि लास्ट के 3 जीरो लिख दो ना तो 1000। इसका मतलब ये संख्या सब हजार में है। 3800, 3075, इस तरीके 3775 हजार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको हजार हजार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब इस ग्राफ को पहले अच्छे से देख लीजिए, सबको बना हुआ है पूरा। ये 2011 का है, ये वर्ष है ना हमारे, ये वर्ष है। 2012 13 का है, 14 का है, 15 का है, 16 का। चार हमारे वर्ष दिए गए हैं। 2011 में रेंज हमारी 1150 है। इस तरीके से रेंज आपको दिख रही होगी। 12 की ये है, 13 की ये वाली होगी, है ना, 14 की ये हो गई, 15 की ये वाली हो गई, और 16 की ये हो गई। चलो हम पहले सवाल को देखते हैं क्या पूछा गया है। अब देखो, सवाल में पूछा क्या गया है, लिखा हुआ है वर्ष 2016 में हुआ व्यय वर्ष 2015 में हुए व्यय का कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हमें 16 और 15 में पहुंचना है। तो देखो 16 वाला तो आपका ये है, तो 16 वाला देखो लास्ट में ये है ना, 16 वाला आपका ये है ना 3800 है, ठीक है ना, 16 वाला 3800 है। और 15 वाला कितना है, 15 वाला आपका कितना है, 3075 है ना, 3000 क्या है, 75 है। ये वाला देखो, ये आपका है, ठीक है ना, 3800 है, 3075। बोला क्या गया था, कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो, अच्छा आप ही बताओ, 3075 से 3800 है, कितना अधिक है। तो आप कहेंगे 3800 में 3075 घटा दो तो पता चल जाएगा कितना अधिक है, कोई बड़ी बात थोड़ा है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 725 आ जाएगा, ठीक है ना। 3075 में अगर 725 जोड़ देंगे तो आपका 3800 होगा। इतना अधिक है, जो अधिक है उसको ऊपर लिखा जाता है। अब कहाँ से, यहाँ से अधिक था ना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी। तो बटे में क्या आएगा, 3075 आएगा। कितना आएगा, 3075 आएगा। अब परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज का मतलब सभी लोग जानते ही हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से गुणा कर देना है। 100 से इसे गुणा कर देंगे, है ना। अब साल में कर लीजिए, इसको काट लीजिए, 5 छका 30, 5 से कम 5, 5 25, 5 दूनी 10, जीरो आ गया। फिर 5 से काट लो, 5 को 20, और 5 से कम 5, 10 आएगा। 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, ठीक है ना। और अब इसको गुणा कर लो 4 का, तो यहाँ पर आएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 सत्ते 28, 29। और इसी में 123 से क्या करना है, भाग दे देना है। बस आपको भाग दे देना, आपका आंसर निकल आएगा। तो पहले ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 2 तिरका 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 246 आ गया। 10 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर आएगा 8 में से 4 गया तो 5, ठीक है ना, फिर जीरो उतार लेंगे। फिर ये कितनी बार जाएगा, 12 तिरका 36, 3 बार जाएगा। 3 से देखो लो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और 3, सही है, 3 ही बार जाएगा। तो 23, फिर पॉइंट में कुछ जाएगा, तो 23 दशमलव कहीं कुछ लिखा था क्या। अच्छा, बिल्कुल लिखा हुआ था, है ना, देखो ये लिखा नहीं था, 23.57। आप सॉल्व कर लीजिए, ग्राफ है थोड़ा सा, क्वेश्चंस बड़े होते हैं ना, इसलिए थोड़ा मोबाइल में दिक्कत हो जाती है। बाकी आप समझ गए होंगे अच्छे से, सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना, ये सब इस तरीके से बना था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको देख लीजिए, ग्राफ देखिए, वही है पूरा, है ना, ग्राफ वही बना हुआ है। और सवाल यहाँ से पूछा गया है, देखो यहाँ से ये पूछा गया। ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन आपके 3120 है, 3080 है, 3000 है, और 3430 है। आपने ऑप्शन नोट कर लिया होगा। अब सीधे सवाल पे आते हैं। देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया 2014 से लेकर 2016 तक प्रतिवर्ष औसत व्यय कितना होगा। अब देखो 2014 से 2016 में पहुंचना है ना, तो 2014 आपका कहाँ पे, ये वाला रेंज होगा, है ना। और 2014 से 2016 तक, ठीक है ना, मतलब 14 से 16 का मतलब समझते हैं ना, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा। अब देखो जोड़ना, जोड़ तो लेंगे ही जी। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखे, ठीक है ना। तीनों को हमें क्या करना है, अब जूम नहीं होगा, इतना ही जूम हो रहा है, ठीक है। चलो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, देखो 5 5 10 की जीरो आएगा। और यहाँ पर 2 7 2 9, एक 10 की जीरो हो गया। तीसरा नंबर लेंगे ना, 8 1 9, 10 की जीरो, 3 3 6 2 8 1 9, 9000 आ गया। और 3 है, 3 संख्या, 3 से भाग कर देंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 3000। कितना आएगा, 3000 आएगा। देखो कहीं लिखा था क्या 3000, ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ था, ऑप्शन में लिखा था, बिल्कुल लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको घबराना नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। चलो सवाल में देखो क्या पूछा गया है। देखो सवाल में पहले ऑप्शन आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्ष 2014 में हुआ व्यय वर्ष 2013 में हुए व्यय का कितना प्रतिशत है। देखो 2014 में हुआ खर्च,
व्यय का मतलब खर्च होता है, और 2013 में हुए व्यय का कितना प्रतिशत है। अब ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। 118.71% है पहला ऑप्शन है, 18 सब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया होगा। अब हम सवाल में बढ़ते हैं 14 और 13 में, ठीक है ना। देखो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो 2014 और 2013, ठीक है ना। देखो 2014 कहाँ पे आपका है, 2014 आपको दिख रहा होगा, ये वाला है, ठीक है ना। और 2013 कहाँ पे, ये है, ठीक है ना। 1790 इसी का परसेंटेज पूछा गया है। तो देखो पहले किसका लिखा था, 2014 लिखा था ना, जो पहले लिखा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है, अधिक कम तो पूछा नहीं है। अगर कह देता कितना अधिक है तो फिर ऐसे निकालते, कितना अधिक है फिर इसको बटे में लिखते, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। जब सीधे सीधे बोल दे इतना का इतना परसेंट बताइए, तो जो पहले लिखा है 2014 उसको पहले लिखोगे। तो 2014 की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे 2125,000 है, यानी 2125 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 13 की वैल्यू आपकी 1790 लिखी है, 1790 लिख लेंगे। इतना आप कर लेंगे ना। अब इसमें 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको भाग करना पड़ेगा इसमें, है ना। थोड़ा सा भाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। 21, 25 और जीरो, इस तरीके से हो गया। ये जीरो इसमें आ जाएगा ना, ये चीज़ समझ ही रहे होंगे। अब देखो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहली बार तो एक ही बार जाएगा, 179 आएगा। 12 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 उतार लेंगे। और यहाँ पर अब ये कितनी बार जाएगा, फिर से ये एक ही बार जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 179 ही आएगा। 15 में 9 घटाएंगे 6 आएगा। 12 में 7 घटाएंगे 5 आएगा। और यहाँ पर 2 में घटाएंगे 1 आएगा, 156, आगे जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 17 अट्ठे 8 सत्ते 56 और 8 5 13, यानी 8 बार जा सकता है, ये 8 बार जाएगा। तो 8 9 72 आएगा, और लिख देते हैं 8 9 72, 8 सत्ते 56 और 56 और 7 है, 56 और 7 कितना होगा, 63। और 8 एकम 8 6 14, ठीक कम आ रहा है। तो लगभग 118 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं लिखा हुआ था क्या, बिल्कुल लिखा हुआ था 118 दशमलव, कहाँ पे था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा लीजिएगा, आराम से लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो देखो ग्राफ को पहले आपको समझना है, समझ गए ग्राफ से तो फिर आपका सवाल अच्छे से लग जाएगा। यहाँ पर देखो पूछा गया है, पहले ऑप्शन आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 के। 878 है पहला ऑप्शन है, 158 है, 228 है और 335 है। ऑप्शन आपने नोट कर लिया ना। चलिए अब हम सवाल में आते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है 2012 में हुआ व्यय वर्ष 2013 में व्यय व्यय से कितना अधिक है। अब देखो अब अधिक वाला पूछा गया, कम अधिक वही सब चल रहा है, ठीक है ना। तो 2012 में आप कहेंगे तो 2018 हजार है, ठीक है ना। हजार मतलब जीरो जीरो का मतलब हजार होता है। और यहाँ पर 2013 की अगर हम बात करते हैं ना तो 1790 है, सही है ना। देख लीजिए अब देखो कितना अधिक है, में हुआ व्यय वर्ष 2013 में हुआ कितना अधिक। अच्छा बताओ, 2018 है, ये 1790 है। हम आपसे कहें कितना अधिक है, तो आप यही कहेंगे कितना अधिक है, तो इसमें से घटा नहीं पाएंगे। अधिक का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में तो पूछा नहीं है कि बटे में उसको लिखना है कि कहाँ से कम हुआ। अधिक हम पूछ रहा है, मान लो इसके पास 2018 रुपये हैं, इसके पास 1790 रुपये हैं, तो हमने कहा कि इसके पास कितने रुपए अधिक हैं, क्योंकि अधिक तो है इसके पास 2018, ठीक है ना। तो कितने अधिक है, तो आप इसको घटा लेंगे, ऐसे सिंपल सवाल है ये। तो 1790 ऐसे घटा लेंगे तो 8 आएगा, 11 में 9 गया 2, ठीक है ना, और 9 में 7 गया 2। देखो 228 आ रहा है क्या, देख लो 228,000 आना चाहिए। ऑप्शन कहीं था क्या, अच्छा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास जो सारणी है, टेबल है ना, उसके सवाल हमारे पास आ गए, ठीक है ना। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 14 से 18 नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। किसी परीक्षक के दो विषयों इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया हुआ है। अब देखो विवरण दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो इसको इतना कर लेते हैं, अभ्यर्थी है, चलो आप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलो देखो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इतिहास में अभ्यर्थियों की संख्या लिखी गई है, ठीक है ना। ये इतिहास में क्या है, अभ्यर्थियों की संख्या आई है, ठीक है ना। और अंग्रेजी में ये है, ठीक है। और यहाँ पर रेंज दिया हुआ है अंक की, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, इस तरीके से आपकी तालिका बनी हुई है। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। अब देखो अधिकतम में पूछा गया है, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थी को किस सीमा, सीमा का मतलब समझते हैं ना, रेंज जिसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो रेंज कैसे निकालते हैं पहले हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, अब थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो फिर आप देख नहीं पाएंगे। देखो
सबसे पहले ऑप्शन से ही लगाते हैं, 20 से 29 है ना। देखो ये 20 से 30 दिया है ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 20 से कम है, 30 से कम है। तो रेंज कैसे होती है, इसको हम लिखेंगे 20 से अधिक और 30 से कम का मतलब 29, ठीक है ना। 20 से 29 के बीच रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। देखो ये 20 से क्या हो गया, अधिक हो गया, 30 से कम का मतलब 29 ही तो आएगा ना। यानी 20 से 29 के बीच में रेंज निकालेंगे ना, तो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लिया जाता है। तो 20 में 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया, 12। यानी इसमें अभ्यर्थी हमारे कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। इसमें देख लो 30 से 39 है ना, तो 30 से 39 इस वाले में आएगा। हमेशा ऐसे निकाला जाता है, जब भी 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम ऐसी आपकी चार्ट बनी हो, तो रेंज कैसे निकालेंगे, पहले दूसरे के निकालेंगे और 20 से आगे बढ़ाएंगे और 30 से कम का मतलब एक कम यानी 29 कर देंगे, ठीक है ना। बोला है ना 30 से कम, ऐसे रेंज निकाला जाता है। अब यहाँ 30 से 40 के रेंज का मतलब 30 से लिखेंगे, आगे लिखेंगे 39 यानी एक कम कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो संख्या अब इन दोनों के बीच निकालेंगे, तो 50 में 20 घटाएंगे तो संख्या कितनी आ गई, 30। यानी हम कहेंगे इसमें जो अभ्यर्थी हैं टोटल कितने हैं, 30 हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 40 से 49 के बीच में, तो आप कहेंगे 40 से 49 तो ये वाला आ रहा है, तो 40 से 49 में डायरेक्ट देखो कर रहे हैं। 75 में से 25 घटाएंगे ना, तो 25 ही तो आएगा, यानी इसमें 25 आएगा। और ऐसे 50 से 59 चलेंगे ना, तो इस वाले रेंज में आएंगे। इस वाले रेंज में आएंगे तो आपका आएगा कितना, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। तो सबसे अधिकतम आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी पे, 30 से 39 वाले रेंज में ही हमारी संख्या क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है ना। अंक प्राप्त हुए अभ्यर्थियों की संख्या। तो याद रखिएगा जब भी कम कम करके टेबल बनी हो ना, तो उनको हम ऐसा ऐसे ही निकालते हैं, मतलब इनको डिफरेंस करके निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए अभी सवाल इस टाइप के और भी करवाएंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो पूछा गया है, यहाँ पर देखो टेबल तो बनी है, आपको दिख ही रही है 20 से कम। प्रश्न में पूछा गया था अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। अब देखो ऐसे हम कैसे बता सकते हैं, बिना रेंज के आप निकाल ही नहीं सकते हैं ना। तो ऐसे हम नहीं बता सकते हैं ना, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम क्या है, कह नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16 नंबर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन जब कराएंगे काफ़ी सारे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है किस अंक सीमा में दोनों अभ्यर्थियों की संख्या समान है, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। चलो देख लेते हैं किस में है, समान है। तो अब देखो सब पहले ऑप्शन से चेक कर लो। यहाँ पर देखो दोनों विषयों में पूछा गया है ना, तो देखो 20 से 29 इस वाले में आएगा, तो इसमें संख्या कितनी आ रही थी, 12 आ रही थी। इसमें कितनी आ रही, 12। इसमें निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, डिफरेंस निकालेंगे। दोनों विषयों में पूछा गया है ना, तो 30 और 32 में 10 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, गड़बड़ हो गया। 30 39 में देखिए, इसमें देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना है, 30 का है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं ना, अब अंग्रेजी विषय का भी तो निकालेंगे, ठीक है ना। 30 से 40 के रेंज में पूछेगा तो डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो 10 में 2 गया 8, ये भी नहीं होगा, आपको वैसे भी दिख रहा है यहाँ पर 38 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 50 से 59 के देख लो, ये वाली रेंज है। जब ये रेंज ले रहे हैं ना, तो इनका अंतर लेंगे तो ये तो 15 आ रहा है। इसका अंतर लेंगे तो ये 10 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। जब तीनों नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। वैसे देखा जाए तो डिफरेंस आपका किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा था शायद, ठीक है ना। देखो इसमें डिफरेंस 10 का है और इसमें भी डिफरेंस 10 का है। यानी ये कहते अगर 60 से लेकर 74, ठीक है ना, ये वाली जो रेंज है ना, इस पे हमारे क्या थे, समान थे, ठीक है ना। बट ऑप्शन नहीं था, तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। रेंज कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है। चलो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया इतिहास में पूछा गया इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताइए। अब देखो ऐसे सवालों में स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं। 50 से कम बोला गया है ना, तो 50 से कम तो आपको दिख रहा है साफ साफ 75 है ना। तो 75 अभ्यर्थी तो हैं इतिहास में। अब टोटल जब अभ्यर्थी परसेंटेज निकालना है, तो टोटल कितने हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बता रहा है कि 20 विद्यार्थी इतने हैं, 30 अंक पाने वाले इतने हैं, 40 अंक पाने वाले, तब तो जोड़ते। कम लिखा हुआ है ना, तो कम का मतलब यही होता है रेंज एक तरीके से, ठीक है ना। तो टोटल अभ्यर्थी जब भी निकालेंगे तो टोटल ये पूरा जोड़ेंगे नहीं, आपको हाईएस्ट वाला पहुंचना है। 75 से कम लिखा है ना, तो इसके जो सामने वाली वैल्यू होती है ना, वही हमारी टोटल इतिहास में विद्यार्थियों की संख्या को बताएगा। याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत कर देंगे। ऐसे आप मत जोड़िएगा, जब भी कम वाले ऐसे अंक लिखे हों तो उस पे सबको जोड़ने से टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकलती है।
हमने क्या बताया, जो सबसे लास्ट में लिखा हो 75 से कम, इसके सामने वाले मान लीजिए, या ऐसे आप निकाल लो 20 से अधिक 75 से कम में निकालेंगे ना, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आया, 92 आया। और 20 से कम, ये तो 20 से हमने देखो ऐसे रेंज निकाला, 20 से लेकर मान लो हमने 75 से कम यानी 20 से 75 के बीच में निकाला, तो हमें पता चल गया कि टोटल अभ्यर्थी तुम्हारे 92 हैं। अब 20 से आगे है ना, ये 20 से कम में 8 हैं ही, तो वैसे भी आपको पता है कि 100 ही विद्यार्थी होंगे, 100 अभ्यर्थियों की संख्या है यानी, ठीक है ना, बस यही आपको समझना था। अभ्यर्थियों की संख्या 100 होगी इतिहास में, सबको जोड़ के गलती मत करिएगा। अब आप इसको काटेंगे तो 75% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर अंग्रेजी में कहेंगे ना, तो अंग्रेजी में भी हमारे टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी, 105 होगी। सबको जोड़िएगा मत, यही तो आपको डीआई में सीखना है, ग्राफ सारणी में, नहीं बाकी तो सब कर ही लेंगे, नॉर्मल जो सवाल होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, इतिहास में 30-49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का इतिहास के कुल अभ्यर्थियों से अनुपात पूछा गया। ठीक है ना, क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूछा गया 30 से 49 के बीच, तो आप कहेंगे 30 से 49 के बीच इस रेंज में आएगा, ये तो जंप कर जाएगा ना 40 वाला, क्योंकि 30 और 50 से कम मतलब इस वाले में आएगा। तो आप कहेंगे इधर वाला भी ऐसे ही लीजिए और इनका अंतर ले लीजिए, 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 55 आएगा। अब देखो परसेंटेज में तो पूछा नहीं गया, अगर परसेंटेज में पूछा गया होता तो बटे में 100 लिखते और इंटू 100 कर देते, तो आपका आंसर आ जाता 55% हो जाता, ठीक है ना, ये आंसर परसेंटेज में होता। बट आपको ऐसे तो करना नहीं है, अनुपात पूछा गया तो पहले 50 लिखोगे, टोटल हमने बताया था अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 100 है। अब इसका भाग देंगे 0.55 आएगा अनुपात में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ भी गए होंगे। समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे। और भी दोस्तों कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या जो भी फीडबैक देना हो आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों